ये है ईरान। ईरान दुनिया की कदीम तरीन सिविलाइजेशंस में से एक है। ईरान तकरीबन पिछले 500 साल से अपने इन्हीं बॉर्डर्स के साथ दुनिया के नक्शे पर मौजूद है। शायद ही कोई दुनिया में ऐसे सुपर पावर हो जिससे ईरान का टकराव ना हुआ हो, चाहे वो रोमन हो, अरब हो, मंगोल हो, तुर्क हो, रशियन या ब्रिटेन। ये सब ईरान को फतह करने की कोशिश कर चुके हैं। तमाम सुपर पावर्स की हमेशा से ईरान पर नजर रही है। वो इसलिए क्योंकि ईरान की लोकेशन ही ऐसी है कि ये दुनिया का क्रॉस रोड बनता है। ईरान एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ता है। मौजूदा ईरान तकरीबन 7 ममालिक के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, जिनमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमानिस्तान, इराक, तुर्की, आर्मेनिया और अजरबैजान है। इसके अलावा ईरान को 3 समुद्रों की भी एक्सेस है। इसके नॉर्थ में कैस्पियन सी है और साउथ में पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान। ईरान की सदर्न साइड पर दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट और खतरनाक पॉइंट भी है। इस पॉइंट को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कहते हैं। हमारी दुनिया की तकरीबन 20% गैस और ऑयल की सप्लाई इसी पॉइंट से गुजर कर आती है। पिछले तकरीबन 40 सालों से ईरान वेस्टर्न कंट्रीज के लिए एक दर्द सर बना हुआ है। लेकिन आखिर क्या वजह है कि इतनी पावरफुल इकोनॉमीज और मिलिट्री होने के बावजूद भी कोई भी वेस्टर्न कंट्री आज तक ईरान पर हमला करके उस पर कब्जा नहीं कर सकी? इसकी वजह यह है कि सब कंट्रीज जानती हैं कि ईरान पर हमला करना उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। ईरान को अनकॉन्करेबल बनाने में बहुत ज्यादा और वजूहात के साथ उसकी जियोग्राफी का भी बहुत अहम रोल है। ईरान की सदर्न और वेस्टर्न साइड पर ज़ैग्रोस माउंटेन रेंज है। ईरान की कोस्ट लाइन से लेकर इराक और ऊपर तुर्की तक फैली हुई ये माउंटेन रेंज ईरान को कुदरती प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ये सारा एरिया बहुत ज्यादा पथरीला है और इसे क्रॉस करना उतना ही ज्यादा मुश्किल है। इन पहाड़ों का ईरान को इतना ज्यादा फायदा है कि 1980 में जब इराक ने ईरान पर हमला किया तो इराक का प्लान था कि एक तो वो खुजिस्तान के ऑयल रिच सूबे पर कब्जा कर लें और फिर यहाँ से आगे बढ़ के ईरान के दूसरे हिस्सों पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन 2 साल जंग के बावजूद भी इराकी फौज इन पहाड़ों को क्रॉस तक ना कर पाई और ये जंग बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गई। इसी तरह ईरान की नॉर्दर्न साइड पर कैस्पियन सी के साथ अल्बोर्ज माउंटेन रेंज है जो इसे नॉर्दर्न साइड से प्रोटेक्शन देती है। ये पहाड़ ईरान को सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं देते बल्कि यहाँ से ईरान को बहुत से नेचुरल रिसोर्सेज भी मिलते हैं। ये दोनों माउंटेन रेंजेस यूरेनियम, सिल्वर, गोल्ड और जिंक से मालामाल हैं। ईरान के पास दुनिया के सबसे बड़े जिंक के रिजर्व्स हैं। 20th सेंचुरी में ईरान की इस जियोग्राफी को 4 चांद लग गए जब पर्शियन गल्फ के पास ऑयल और गैस के बड़े रिजर्व्स डिस्कवर हुए और आज के वक्त में हमारी पूरी दुनिया के 10% ऑयल के रिजर्व्स और 15% गैस के रिजर्व्स ईरान के पास हैं। ईरान को एक और चीज जो प्रोटेक्शन देती है वो इसकी 2500 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है। ये कोस्ट लाइन 2 समुद्रों के बीच डिवाइडेड है। बंदर अब्बास ईरान का सबसे बड़ा सी पोर्ट दुनिया के एक बहुत बड़े चौक पॉइंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से तकरीबन 70 किलोमीटर के फासले पर है और यही पॉइंट आज के इस वक्त में ईरान का सबसे बड़ा लेवरेज पॉइंट भी है। अगर ईरान अपनी नेवी के जरिए ये पॉइंट बंद कर दे तो हमारी पूरी दुनिया की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी, क्योंकि हमारी दुनिया की 15% एनर्जी सप्लाई इसी पॉइंट से होती है। यही से एनर्जी की सप्लाई एशिया और यूरोप तक जाती है। अब अगर फर्ज करें कि कोई ये कोस्ट लाइन और 2 माउंटेन रेंजेस क्रॉस करके ईरान के अंदर दाखिल हो भी जाए तो यहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा बैरियर ये दश्ते लूत और कविर रेगिस्तान है। लूत डेजर्ट को हमारी दुनिया की सबसे गर्म तरीन जगह कहा जाता है, क्योंकि सन 2005 में यहाँ पर दर्जा हरारत 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। इस टफ जियोग्राफी की वजह से ही ईरान को फतह करना तकरीबन नामुमकिन रहा है। ईरान में तकरीबन 90% शिया रहते हैं। 1979 में ईरान एक लिबरल कंट्री था और इस खित्ते में अमेरिका का एक बहुत स्ट्रॉन्ग एलाय भी था। यहाँ तक कि उस जमाने में अमेरिका ईरान को मिलिट्री जेट्स तक देता था। लेकिन फिर इमाम खोमेनी के आने के बाद यहाँ के सारे डायनामिक्स चेंज हो गए। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि 1979 से पहले ईरान और इसराइल के आपस में ताल्लुकात बहुत गहरे थे और 1948 में ईरान इसराइल को एक्सेप्ट करने वाला दूसरा सबसे बड़ी मुस्लिम मेजॉरिटी वाला मुल्क था। लेकिन इमाम खोमेनी ने आते ही फलस्तीन के हक में आवाज उठाई
और ऐलान किया कि इसराइल आज से ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसके बाद तेहरान ने इसराइल के साथ सारे डिप्लोमेटिक टाइज खत्म कर दिए। इसराइल जाने वाली सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई और तेहरान में मौजूद इसराइल एम्बेसी को फलस्तीन एम्बेसी में तब्दील कर दिया गया। इसका सबसे पहला रिजल्ट तो ये निकला कि इसराइल के साथ साथ अमेरिका भी ईरान का दुश्मन बन गया। ईरान ने उन तमाम ग्रुप्स को सपोर्ट करना शुरू कर दिया जो एंटी इसराइल थे, जैसा कि फलस्तीन में हमास, लिबनान में हिजबुल्ला, सीरिया में फातमियून ब्रिगेड, इराक में अल बदर और यमन में हौसी। इन्हीं ग्रुप्स के साथ होने की वजह से ईरान इसराइल और इवन अरब कंट्रीज पर भी प्रेशर रखता है। इसीलिए कोई भी कंट्री ईरान के खिलाफ बात करने से पहले 100 दफा सोचती है। और इस वक्त दुनिया की दो बड़ी ताकतें रशिया और चाइना ईरान का साथ दे रही हैं। हाल ही में जब हमास के लीडर इस्माइल हुनिया को ईरान में असैसिनेट किया गया तो बहुत सी ऐसी अनऑफिशियल रिपोर्ट सामने आई कि रशियन इंटेलिजेंस ईरानी ऑफिशियल से मिले हैं और उन्हें इस बात की यकीन दहानी करवाई गई है कि अगर वो इसराइल के खिलाफ कोई कदम उठाएंगे तो रशिया उनके साथ होगा।